हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है टच द जीएस। दोस्तों, हमने भाग 1 पूरा पढ़ लिया है और भाग 2 ये भी पूरा पढ़ लिया है। भाग 3 ये भी पूरा पढ़ लिया है। भाग 4 ये भी लगभग पूरा पढ़ लिया है। इसमें हमने 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक पढ़ लिया है। अब इसमें थोड़ा सा बाकी रह गया था, आज हम उसको पूरा पढ़ लेंगे। भाग 4 में डीपीएसपी की बात कही गई है, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व। इन राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 गांधीवादी और नंबर 3 उदारवादी। समाजवादी मतलब सोशलिस्टिक, गांधीवादी और उदारवादी को कहते हैं इंग्लिश में लिबरल्स। तो बात करते हैं समाजवादी की। समाजवादी में वैसे अनुच्छेद को रखते हैं जो समाज से रिलेटेड बातें करते हैं, जिसमें समाज की बातें कही गई हैं। तो बात करते हैं पहले अनुच्छेद 36 की और 37 की। तो अनुच्छेद 36 तो राज्य की परिभाषा देता है और अनुच्छेद 37 जो है आप किसी भी न्यायालय में डीपीएसपी को लेकर नहीं जा सकते हैं, तो इनको तो छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अब लोगों का जो कल्याण है वो समाज में ही रह के तो संभव है, तो ये 38 जो है वो हो जाएगा समाजवादी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। क्या कहता है अनुच्छेद 39? अनुच्छेद 39 कहता है कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो समान वेतन आप कहाँ देंगे? समाज में ही तो रह के देंगे। तो अनुच्छेद 39 जो है वो भी समाजवादी में आ जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? अनुच्छेद 39 का कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। तो समान न्याय आप कहाँ पे देंगे? समाज में रह के देंगे। निःशुल्क विधि सहायता किसको देंगे? जो समाज में व्यक्ति रहते हैं उन्हीं को तो देंगे। तो 39 का जो है ये भी समाजवादी में रखा जाएगा। इसमें देखो कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। अब जैसे जैसे जिस आर्टिकल में कह रहा है वैसे वैसे आप लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। याद करने वाली इसमें कोई चीज़ ही नहीं है, समझने वाली चीज़ है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। तो ग्राम पंचायतों के फेवर में सबसे ज़्यादा कौन थे? अरे भाई गांधी जी थे। तो अनुच्छेद 40 किस में आ जाएगा? गांधीवादी में आ जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता आप कहाँ देंगे? समाज में ही तो देंगे। तो ये जो 41 भी है ये भी समाजवादी में आ जाएगा। अब बात करते हैं 42 क्या कहता है? न्याय संगत कार्य, मनोचित दशा और प्रसूति सहायता। तो न्याय संगत कार्य और मनोचित दशा, तो मनोचित दशा यानी कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो वो कहाँ होगा? वो समाज में ही तो व्यक्ति होगा। तो ये जो 42 है ये भी समाजवादी में आएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 43। क्या कहता है अनुच्छेद 43? निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि उसको कम से कम इतनी मजदूरी दो जिससे कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो कहाँ वो निर्वाह करेगा? समाज में ही रह के तो करेगा। तो अनुच्छेद 43 जो है वो भी समाजवादी में आ जाएगा। और याद करिए इसी में मैंने आपको बताया था कुटीर उद्योग की बात और करता है। ये कुटीर उद्योग यानी जो छोटे उद्योग है ना, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और जो चरखा वगैरह के सबसे ज़्यादा समर्थन में कौन थे? गांधी जी थे। उनने ही चालू किया था एक तरीके से। तो अनुच्छेद 43 जो है वो गांधीवादी में भी हम इसको रख सकते हैं, अनुच्छेद 43 को। तो ये नहीं कह सकते हो आप कि समाजवादी में आ रहा है तो वो गांधीवादी में नहीं आएगा, इसमें भी आ सकता है। तो ये समझने वाली चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं 43 का
कामगारों की भागीदारी, तो आप समाज में ही रह के तो कामगारों की भागीदारी लेंगे, तो 43 का इसी में आ जाएगा। और 43 का खा क्या कहता है, सहकारी समिति, तो सहकारी समिति समाज में लोगों से मिलकर ही तो बनी होती है, तो 43 का खा भी इसी में आ जाएगा, समाजवादी में। अब बात करते हैं आगे अनुच्छेद 44। क्या कहता है अनुच्छेद 44? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यानी कि सबके लिए समान जो भी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, सबके लिए समान नागरिक संहिता होगी। तो समान किस में आएगा? इसमें आएगा उदारवादी में। मतलब उदारवादी व्यक्ति ही सबके बारे में सोच सकता है, यानी कि उदारवादी व्यक्ति का मतलब है इसको किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, ये होता है उदारवादी। तो 44 में क्या है? सबकी समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये उदारवादी में आ जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, यानी कि फ्री में शिक्षा उनको दी जाएगी। तो समाज में रह के ही तो आप फ्री में शिक्षा दोगे। और एक चीज़ सोचो ज़रा, ये फ्री की बात वही कर सकता है जो उदारवादी व्यक्ति हो, तो ये 45 जो है इसमें भी आ जाएगा उदारवादी में। तो 45 समझ में आ गया। अब बात करते हैं 46। कमज़ोर वर्गों के हितों का संरक्षण, खासकर एससी और एसटी की बात करता है। तो एक बात बताओ, समाज में रह के ही तो आप आरक्षण दोगे, तो ये किस में आ जाएगा? 46 इसमें आ जाएगा, समाजवादी में। और एक चीज़ सोचो, एससी को हरिजन किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, तो ये जो 46 है वो इसमें भी आ जाएगा, गांधीवादी में। 47 क्या कहता है? पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी सरकार। तो कहाँ कराएगी? समाज में रह के ही तो कराएगी। और याद करिए, मैंने इसमें बोला था नशीली दवाओं और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। तो नशीली दवाओं और शराब पर प्रतिबंध, तो शराब के सबसे ज़्यादा विरोधी कौन थे? गांधी जी थे। तो ये जो 47 है वो गांधीवादी में भी आ जाएगा, इसमें भी आएगा समाजवादी में, क्योंकि पोषायुक्त आहार की बात करता है। और गांधीवादी में भी आ जाएगा, क्योंकि ये शराब की गांधी जी मना करते थे, इसलिए ये गांधीवादी में भी आ जाएगा। आगे बात करते हैं 48। 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन को राज्य बढ़ावा देगा। यानी कि ये कह सकते हैं कृषि को सबसे ज़्यादा ऊपर कौन रख सकता है, और पशुपालन को जो उदारवादी व्यक्ति होगा, उदारवादी व्यक्ति। तो ये जो 48 है वो उदारवादी में आ जाएगा, 48। और 48 का क्या कहता है? वन और वन्यजीव की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो राज्य की होगी, वन और वन्यजीव। तो वनों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भी एक तरीके से उदारवादी में आ जाएगी। 48 का ये भी उदारवादी में आएगा। 49 क्या कहता है? 49 कहता है कि चाहे वो कोई स्मारक हो या फिर किला हो या मंदिर हो, सबकी सुरक्षा की बात उदारवादी ही व्यक्ति कर सकता है। तो 49 भी उदारवादी में आ जाएगा। और 50 भी इसी में आएगा, उदारवादी में। यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा जाएगा, ये उदारवादी व्यक्ति ही सोच सकता है। इसी तरीके से 51 में क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो सबकी शांति की बात उदारवादी ही व्यक्ति कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ बताओ कि ये जो 48 है क्या कहता है? कृषि और पशुपालन की बात करता है। याद करो, गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी, उन्होंने क्या बोला था कि भारत जो है वो गांव का देश है, और गांव के लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर खेती करते हैं। तो ये वाला जो है 48 वो गांधीवादी में भी हम इसको रख सकते हैं, गांधीवादी में। तो ये आप कितने अच्छे तरीके से सोच सकते हो, बस उस पर निर्भर करता है, और कुछ नहीं है इसमें। आप इसमें क्या याद करोगे? इसमें समझने वाली चीज़ है, बस समझ जाओगे ढंग से तो इसको कर दोगे। ये छोटे मोटे एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, कमीशन वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं ये। उम्मीद करता हूँ आपको समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे थोड़ा मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर।
इन दोनों में क्या अंतर है ये देखते हैं। तो इधर लिखता हूँ मैं मूल अधिकार और इधर लिख लेते हैं दूसरी तरफ डीपीएसपी। मूल अधिकार जो हैं वो भाग 3 में है और डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में है। मूल अधिकार हम पढ़ते हैं 12 से लेकर 35 तक और डीपीएसपी हम पढ़ते हैं 36 से लेकर 51 तक। मूल अधिकार जो हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से, और डीपीएसपी जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार को लेकर आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय, जब किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं तो ये वाद योग्य बनाए गए हैं, वाद योग्य। डीपीएसपी को लेकर आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। 37 में क्या बोलता है कि आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, और जब न्यायालय में नहीं जा सकते तो ये फिर वाद योग्य भी नहीं होंगे, वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार प्रवर्तनीय, यानी इन्फोर्स करा सकते हैं आप गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन डीपीएसपी जो हैं वो प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। मूल अधिकार जो हैं वो राज्य के पर्पस में, मतलब राज्य को देने पड़ते हैं, इसलिए ये राज्य के पर्पस में ऋणात्मक है, राज्य को देने ही पड़ेंगे। और डीपीएसपी जो हैं वो राज्य के पर्पस में, आप देखोगे राज्य के पर्पस में देखोगे तो ये धनात्मक है, धनात्मक है। मूल अधिकार पीछे जो है वो कानूनी मान्यता है, मूल अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, जबकि डीपीएसपी के पीछे जो है वो राजनीतिक मान्यता है, राजनीतिक मान्यता है। मूल अधिकार जो हैं वो जन्म से मिल जाते हैं, यानी कि नैसर्गिक हैं, नैसर्गिक जन्म से मिल जाते हैं, जबकि डीपीएसपी जो हैं वो जन्म से नहीं मिलते हैं, सरकार के लागू करने पर मिलते हैं। सरकार जब लागू करेगी तब मिलेंगे, सरकार के लागू करने पर मिलते हैं। मूल अधिकार जो हैं वो निलंबित हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं, जबकि डीपीएसपी जो हैं वो लागू ही कहाँ थे जो निलंबित होंगे, तो ये निलंबित नहीं हो सकते, निलंबित नहीं हो सकते। ये व्यक्ति की भलाई के लिए हैं, जबकि ये समाज की भलाई के लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, ये है मूल अधिकार और इधर है डीपीएसपी। तो मूल अधिकार भाग 3 में है, जबकि डीपीएसपी भाग 4 में है। मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं और डीपीएसपी जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, जबकि डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार को आप न्यायालय में लेकर जा सकते हैं, यानी वाद योग्य है, वाद विवाद कर सकते हैं आप इसके पीछे, जबकि डीपीएसपी जो है उनको आप न्यायालय में लेकर नहीं जा सकते, वाद योग्य नहीं बनाए गए हैं। मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, इन्फोर्स करा सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है, आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। मूल अधिकार को राज्य के पर्पस में देखोगे तो ऋणात्मक है, राज्य की शक्ति को घटा देते हैं, जबकि डीपीएसपी को आप देखोगे तो राज्य के पर्पस में धनात्मक है, यानी राज्य की शक्ति को बढ़ा देते हैं। मूल अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व के पीछे राजनीतिक मान्यता है। मूल अधिकार जन्म से मिल जाते हैं, यानी नैसर्गिक हैं, और डीपीएसपी जन्म से नहीं मिलते, यानी सरकार के लागू करने पर मिलते हैं। मूल अधिकार को आप निलंबित कर सकते हैं, जबकि डीपीएसपी को आप निलंबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लागू ही कहाँ है, सरकार लागू करेगी तो मिल जाएंगे। मूल अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए हैं, जबकि डीपीएसपी जो हैं वो समाज में भलाई के लिए हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे जो मूल अधिकार और जो डीपीएसपी में जो केस रिलेटेड है, मतलब उन दोनों में जो टकराव हुए हैं वो हम देखेंगे, केस रिलेटेड टू डीपीएसपी। अब आगे बात करते हैं केस रिलेटेड टू डीपीएसपी, केस रिलेटेड टू डीपीएसपी। इसमें पहला केस था 1951 का,
चंपकम दोराईराजन केस, चंपकम दोराईराजन, दोराईराजन, चंपकम दोराईराजन। और ये किसके विरुद्ध था? मद्रास हाई कोर्ट के विरुद्ध, मद्रास हाई कोर्ट। अभी का तो इसका नाम चेन्नई है, पहले का नाम इसका मद्रास था। तो ये चंपकम दोराईराजन केस था क्या? देखो पहले तो एक चीज़ समझ लो कि जिनको भी ये समस्या हो रही है ना, जो ये समझ रहे हैं कि चंपकम दोराईराजन एक पुरुष है, तो उनकी गलतफहमी अभी दूर हो रही है, क्योंकि ये चंपकम दोराईराजन कोई पुरुष नहीं, एक महिला है। तो चंपकम दोराईराजन एक लड़की थी जो अपने मूल अधिकार को लेकर पहुंच गई थी मद्रास हाई कोर्ट। बाद में ये फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और ये केस जीत भी गई थी। अब इसमें था क्या, इस लड़की ने मेडिकल कॉलेज में मतलब दाखिला लेने के लिए गई थी ये लड़की, लेकिन वहाँ पे सीट आरक्षित होने की वजह से इसको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। आरक्षित का मतलब क्या है कि एक तरीके से ये मान लीजिए कि आरक्षण दे दिया गया था। मतलब क्या, ये समझ लीजिए कि ओबीसी को मान लो 6 दे दी, 6 सीटें आरक्षित कर दी, और एससी के लिए 2 आरक्षित कर दी। वैसे टोटल 14 सीट थी, पर इसमें मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और एसटी के लिए 2 कर दी, और जो क्रिश्चियन है उनके लिए 1 और मुस्लिम के लिए 1 रख दी। तो ये जो लड़की थी ये ब्राह्मण लड़की थी, ब्राह्मण थी, और ब्राह्मणों के लिए भी 2 सीटें आरक्षित थी, लेकिन इसको इसमें एडमिशन नहीं मिल पाया। तो ये पहुंच गई अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को लेकर। 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 में अवसर की समानता हुई सबको। और इसमें अनुच्छेद 29 का दूसरा क्लॉज भी मतलब लेके ये पहुंच गई कोर्ट में। फिर सरकार की तरफ से भाई वो आया, इसमें पक्ष आया, तो सरकार ने बोला कि अनुच्छेद 46 जो है राज्य एससी और एसटी के लिए खासकर मतलब कानून बनाएगा, मतलब उनके उत्थान के लिए वो प्रावधान कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि उसके 15 और 16 का ये हनन हो रहा है, इसीलिए इसको जो आरक्षित की थी उसने सीटें उसको ख़त्म कर दिया गया, और इस लड़की को फिर इसमें एडमिशन मिल गया था। तो अब इसमें बात ये आती है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को कहाँ रखेंगे आप? दोनों में जब टकराव की स्थिति आएगी तो फंडामेंटल राइट को सदैव ऊपर रखा जाएगा, और इसी में बोला गया कि जो डीपीएसपी है वो हमेशा फंडामेंटल राइट के अधीन रहेंगे, अधीनस्थ होंगे। यानी कभी भी टकराव की जब स्थिति आएगी ना, तो उसमें फंडामेंटल राइट को हमेशा ऊपर रखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ चंपकम दोराईराजन आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इसमें बाद में एक संविधान संशोधन कर दिया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट भी इतने आसानी से झुकती नहीं है। तो इसमें पहला संविधान संशोधन किया गया था इसी के तहत, और इसमें 15 का चौथा क्लॉज जोड़ दिया था। 15 का जो चौथा क्लॉज है वो जोड़ दिया था, जिसको आज आप आरक्षण के रूप में पढ़ते हैं। तो इसमें और भी हम आगे जब केस पढ़ेंगे लास्ट में, तो पूरा मैं ढंग से बताऊंगा अच्छे तरीके से। 25-30 केस को आपको अच्छे तरीके से करा दूंगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं, चंपकम दोराईराजन हो गया। दूसरा था आपका 1967 का एक मामला था, बहुत ही फेमस मामला है, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ और ये किन के बीच लड़ा गया था? पंजाब राज्य, गोलकनाथ और पंजाब राज्य के बीच में। अब इसमें था क्या कि 2 भाई थे। 2 भाई कौन कौन से थे? एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ और दूसरे का नाम था विलियम गोलकनाथ। ये दोनों भाई अपने अधिकार को लेकर पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। अधिकार क्या था? इन दोनों भाइयों के पास लगभग 500 एकड़ ज़मीन थी, ज़मीन बहुत ज़्यादा थी इनके पास। पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया
उस कानून के तहत इनसे इनकी ज़मीन छीन ली गई और 30 एकड़ इनको दे दी गई। उस टाइम पे जो था वो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार। तो इसी को लेकर ये पहुंच गए। अब इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि ये जो गोलकनाथ बेंच थी ये 11 जजों की बेंच थी। इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो जज बैठे थे वो केशवानंद जो बेंच थी उसमें बैठे थे, केशवानंद जो केस था उसमें। तो इसमें 11 जजों की जो बेंच थी, उन्होंने एक फैसला दिया कि फंडामेंटल राइट जो हैं और डीपीएसपी हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि आप अगर फंडामेंटल राइट में कोई चेंजेस करोगे तो डीपीएसपी में चेंजेस दिखने लग जाएगा, और डीपीएसपी में कोई चेंज करोगे तो फंडामेंटल राइट में चेंज दिखने लग जाएगा। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें पूरक का कॉन्सेप्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उम्मीद करता हूँ 1967 का जो गोलकनाथ है वो इतना समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जो बातें की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसकी बात बता रहा हूँ। तो इसमें पूरक का कॉन्सेप्ट दिया गया था। आगे बात करते हैं बीएम थॉमस केस। बीएम थॉमस केस, ये बीएम थॉमस केस जो था 1976 का केस था। बीएम थॉमस केस 1976 का केस था। इसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अगर कोई भी मतलब दिक्कत आती है, चेंजेस होते हैं, यानी बैलेंस इनका बिगड़ता है, इन दोनों का अगर बैलेंस बिगड़ता है तो कोर्ट जो है वो बैलेंस बनाएगी। कोर्ट जो है वो बैलेंस बनाएगी। अगर दोनों में कोई दिक्कत आती है, बैलेंस बिगड़ता है, यानी फंडामेंटल राइट में कोई चेंजेस करते हैं तो डीपीएसपी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और अगर डीपीएसपी में चेंजेस करते हैं तो फंडामेंटल राइट में बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो दोनों में कभी भी बैलेंस बिगड़ने की स्थिति आएगी तो कोर्ट बैलेंस बनाएगी। इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। तो उम्मीद करता हूँ बीएम थॉमस केस समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। इसमें 1980 का है मिनर्वा मिल केस। ये क्या था मिनर्वा मिल केस? ये एक कपड़े की मिल थी। ये एक कपड़े की मिल थी बेंगलुरु में एक कपड़े की मिल थी ये, और इस मिल को सरकार ने हड़प लिया था। ये केस था मिनर्वा मिल केस। तो इस केस में हुआ क्या था? इसमें बोला गया था कि डीपीएसपी में कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं कर सकते जिसकी वजह से मूल अधिकार पर असर पड़े। यानी कि डीपीएसपी में कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से मूल अधिकार पर असर पड़े। उम्मीद करता हूँ मिनर्वा मिल केस समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं 2008 का एक केस है अशोक कुमार ठाकुर केस। अशोक कुमार ठाकुर। एक चीज़ और समझ लो, जो मिनर्वा मिल केस है वो भारत सरकार के विरुद्ध लड़ा गया था। भारत सरकार के विरुद्ध क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने ज़मीन हड़प ली थी, तो इसका जो मालिक था वो चला गया था सुप्रीम कोर्ट। और ये वाला जो केस है अशोक कुमार ठाकुर वाला जो केस है ये भी भारत सरकार के विरुद्ध था। इसमें एक जनहित याचिका थी अशोक कुमार ठाकुर की तरफ से। इसमें था क्या? इसमें ये था कि आरक्षण के मुद्दे की बात थी। इसमें जो मंडल आयोग ने जो 27% आरक्षण की जो कल्पना की थी ना, तो इसमें अशोक कुमार ठाकुर पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने ये बोला कि ओबीसी की जो टोटल आबादी है वो लगभग 52% है, लेकिन आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अशोक कुमार ठाकुर, और ये इसमें एक बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोली गई थी कि फंडामेंटल राइट जो हैं
वो सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देते हैं, और राजनीतिक अधिकार देते हैं, राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं, यानी सिविल और पॉलिटिकल। और डीपीएसपी जो हैं वो सोशल और इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक अधिकार प्रदान करते हैं। तो इसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक चीज़ समझ लो अच्छे तरीके से, चंपकम दोराईराजन केस मद्रास हाई कोर्ट के विरुद्ध लड़ा गया, गोलकनाथ पंजाब के विरुद्ध, जबकि बीएम थॉमस जो है वो केरल के विरुद्ध लड़ा गया, केरल। मिनर्वा मिल केस जो है वो भारत सरकार के विरुद्ध, अशोक कुमार ठाकुर भारत सरकार के विरुद्ध। उम्मीद करता हूँ कि केस रिलेटेड टू डीपीएसपी आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि हम भाग 1 पढ़ चुके हैं, भाग 1, और भाग 2 पढ़ चुके हैं, भाग 2, और भाग 3 पढ़ चुके हैं, और भाग 4 भी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना, समझ में आ जाएंगे। और आगे हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, यानी कि भाग 4 का जो है, ये जहाँ कहीं भी आपको का खा गा दिख जाए ना, ये बाद में जोड़े गए हैं। तो 4 का जो है ये पढ़ेंगे, और इसमें अनुच्छेद 1 ही है, अनुच्छेद 51 का। सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रही होंगी, वहीं के वहीं याद कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 11 मूल कर्तव्य हैं, उनको हम वहीं के वहीं याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि चंपकम दोराईराजन, गोलकनाथ केस, बीएम थॉमस, मिनर्वा मिल और अशोक कुमार ठाकुर समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।